स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य जगत की जानी मानी लेखिका नीरजा हेमेंद्र द्वारा लिखी कहानी वो जीत थी या हार। प्रतिदिन की भांति मैं आज भी कार्यालय जाने की तैयारी कर रहा था। दोनों बच्चों की बस समय पर आ गई थी और वे स्कूल जा चुके थे। मेरी पत्नी प्रमीला रसोई के काम समेट रही थी। मैं जान रहा हूँ कि वह तेजी से काम कर रही होगी क्योंकि उसे भी समय पर स्कूल पहुँचना है। सुबह 4 बजे प्रत्येक स्थिति में वह उठ जाती है और रसोई आदि के काम करने लगती है। 9:30 पर उसे भी स्कूल पहुँचना पड़ता है। प्रमीला एक निजी स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाती है। दोनों बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने में उनकी सहायता करना, समय पर उनको ब्रेकफास्ट देना तथा लंच उनके बैग में रखना आदि काम करने के पश्चात वह मुझे बता देती है कि बच्चे तैयार हो गए हैं। मैं बच्चों को लेकर स्कूल बस आने से कुछ मिनट पूर्व मुख्य सड़क पर खड़ा रहता हूँ। 2-4 मिनट में बस आ जाती है। बच्चों को बस में बैठाकर मैं घर आ जाता। प्रमीला मुझे चाय देती और अपनी चाय रसोई में काम करते हुए पीती। फटाफट वह रसोई के काम करती, मेरा वह अपना भोजन तैयार करती। लंच पैक करती, मेरा भोजन व लंच मेज पर रखकर स्वयं स्कूल के लिए तैयार होती। घर के सारे काम करके वह स्कूल के लिए निकल जाती। स्कूल घर से थोड़ी ही दूर है। सड़क से वह रिक्शा ले लेती है। उसके पास समय होता तो वह पैदल जा सकती थी, किंतु सुबह का सारा समय अपना एक एक मिनट घर के कार्यों में खपा देती है। उसके पास इतना समय कहाँ बचता है कि वो 10-15 मिनट पैदल चलकर स्कूल पहुँचे। उसे विलंब न हो जाए, अतः समय पर पहुँचने के लिए रिक्शा ले लेती है। प्रेयर से पूर्व विद्यालय में उपस्थित होना आवश्यक है। मैं चाहता तो उसे 10 मिनट में विद्यालय छोड़ सकता था, किंतु नहीं छोड़ता। प्रमीला बताती है कि कभी 2-4 मिनट की भी देरी होने पर प्रधानाध्यापक उससे कारण पूछने लगती है। इस बात से उसे शर्मिंदगी होती है। मैं एक सरकारी कार्यालय में जूनियर क्लर्क के पद पर कार्यरत हूँ। वेतन इतना है कि घर का राशन, बिजली का बिल और गैस सिलेंडर आदि का खर्च तो निकल आता था, किंतु महीने का अंतिम सप्ताह आते आते ये स्थिति हो जाती थी कि घर में 150 रुपए की भी आवश्यकता पड़ती तो पैसे नहीं होते। ये तो प्रमीला की नौकरी से पूर्व की बात है। प्रमीला ने एमए तक शिक्षा प्राप्त की थी। संपन्न घर की लड़की थी। चाहे जितनी भी आर्थिक तंगी हो, उसने अपने पिता या भाइयों से इसकी चर्चा तक नहीं की थी। पैसे मांगना तो दूर की बात थी। सुनिए, एक तो वर्ष में ये स्कूल जाएंगे तो फीस वगैरह कैसे मैनेज होगा। जब बच्चे कुछ बड़े हो गए तो एक दिन प्रमीला ने कहा, यही चिंता मुझे भी रहती है। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए सोचना ही छोड़ दिया है। मैंने प्रमीला से कहा, नहीं, ऐसे हार मानने से काम नहीं चलेगा। मैं कहीं नौकरी के लिए प्रयास करूं। प्रमीला की बात सुनकर मैं उसकी ओर देखने लगा। ऐसे न देखो, अभी मेरी उम्र नौकरी के योग्य है। विवाह समय से हो गया, विवाह के पश्चात बच्चे भी शीघ्र हो गए। प्रयास करूं तो कदाचित कहीं न कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। प्रमीला ने कहा, किस कार्यालय में प्रयास करोगी? मैंने पूछा। मैं शिक्षिका बनना चाहती हूँ, अतः स्कूलों से ही नौकरी की तलाश आरंभ करूंगी। प्रमीला ने कहा। उसके शब्द आत्मविश्वास से भरे थे। ठीक है, तुम प्रयत्न करो, किंतु तुमने शिक्षिका बनने का कोई प्रशिक्षण तो लिया नहीं है, जैसे कि बीएड आदि। मैंने प्रमीला से कहा, कोई बात नहीं, सरकारी स्कूलों में न सही, हो सकता है कोई निजी स्कूल मेरी योग्यता देखकर मुझे काम दे दे। प्रमीला ने कहा,
तुम पूरी कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने प्रमीला का हौसला बढ़ाते हुए कहा। मैं प्रमीला को निराश नहीं करना चाहता था। मेरे व बच्चों के स्कूल चले जाने के पश्चात प्रमीला अपनी शिक्षा के अंक पत्रों व अन्य कागजात की फोटोकॉपी लेकर प्राइवेट स्कूलों के चक्कर लगाती। समीप के स्कूलों में तो वो पैदल ही चली जाती, बहुत दूर के स्कूलों के लिए रिक्शा आदि लेती। शाम को मेरे आने पर प्रमीला मुझे बताती कि वह किन किन स्कूलों में गई, प्रबंधन से क्या क्या बात हुई, आदि आदि। कुछ स्कूलों ने आश्वासन भी दिया। प्रमीला जब ये सब कुछ मुझसे बताती तो उसके चेहरे की खुशी देखते ही बनती। एक दिन प्रमीला के मोबाइल पर एक फोन आया। उसने बिना देरी किए कार्यालय में मुझे फोन किया और बताया कि एक स्कूल से मुझे अध्यापन कार्य के लिए बुलावा आया है, कल से ही मुझे जाना है। प्रमीला के स्वर में किसी बच्चे के मनचाहा खिलौना मिल जाने जैसी खुशी छलक रही थी। शाम को जब मैं कार्यालय से आया तो मुझे चाय देने के पश्चात प्रमीला यही बातें कर रही थी कि कैसे सुबह शीघ्र उठेगी, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करेगी, उनका लंच पैक करेगी, भोजन बनाएगी, फिर स्कूल के लिए तैयार होकर चली जाएगी। प्रमीला ये सारे काम इसी प्रकार करने लगी। घर के काम करने के पश्चात लगभग भागती हुई स्कूल जाती। उसे छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम दिया गया था। अपनी पूरी सैलरी वह बच्चों की फीस आदि के लिए मुझे दे देती। मैं कुछ पैसे आने जाने के किराए के नाम पर उसे दे देता। यदि कुछ पैसे मेरे पास बच जाते तो मैं उन्हें आगे के लिए बचाकर रखता नहीं, बल्कि प्रमीला के पैसों से अपने लिए कभी जूते खरीद लेता तो कभी कपड़े। कुछ पैसे मेरी जेब में रहने लगे तो मेरा मन युवावस्था के दिनों के उन दिनों को महसूस करने लगा जब कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं होती थी। नौकरी के साथ घर के सभी कार्य तो प्रमीला कर लेती थी। स्कूल से लौटते समय सब्जी, दूध आदि भी ले आती थी। मेरे पास समय था, थोड़े बहुत पैसे भी थे। मैं अच्छे कपड़े भी पहनने लगा था। मुझे कभी प्रमीला का ध्यान नहीं आया कि वो भी स्कूल जाती है, उसे भी कुछ नई साड़ियाँ चाहिए होंगी। मेरे पैसे से न सही, उसी के पैसे से कभी दिलवा दूँ। वह पुरानी साड़ियाँ ही पहनकर स्कूल जाती रहती। उसके पास कुछ ही साड़ियाँ थी, जिन्हें बदल-बदल कर पहनती थी। मैं स्वयं में खोया युवावस्था की यादों को जीते-जीते कब युवा होने लगा और मेरे कार्यालय में काम करने वाली चतुर्थ श्रेणी के पद पर काम करने वाली रंजना अच्छी लगने लगी। मैंने उससे मित्रता बढ़ानी प्रारंभ कर दी। वह विवाहित थी, उसके 2 बच्चे थे। मैंने उसे बताया कि मेरे भी 2 बच्चे हैं। शनै-शनै रंजना अपनी पारिवारिक बातें मुझे बताने लगी। उसके विवाह से पूर्व पिता की असमय मृत्यु हो जाने के कारण उनके स्थान पर उसे रखा गया था, अर्थात उसे मृतक आश्रित नौकरी मिली थी। यह भी कि रंजना का पति कोई काम नहीं करता है। उसकी दृष्टि रंजना के पैसों पर रहती है। वह उससे पैसे ले लेता है। रंजना उससे पैसे कैसे और कहाँ छुपाती। घर खर्चे के पैसे भी वह ले लेता। मैंने अपनी परिश्रमी घर के प्रति समर्पित, जिसके पैसों पर मैं आज ये इश्कबाजी के रंग में रंग रहा हूँ, उस पत्नी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और रंजना से शारीरिक संबंध भी बनाने लगा। अपना घर चलाने के लिए रंजना बहुधा मुझसे पैसे भी लेने लगी। वह कहती कि उसके पति ने खर्चे के पैसे चुरा लिए। मैं अपनी पत्नी की कमाई के पैसे खुशी-खुशी रंजना को दे देता। मुझे यह सोचकर कभी भी शर्मिंदगी नहीं हुई कि यदि कभी मेरी पत्नी को मेरे इस अवैध संबंध के बारे में पता चल जाएगा तो उस पर क्या बीतेगी। विलंब से कार्यालय से घर आने में या लंच वापस लाने पर मैं प्रमीला से कोई न कोई बहाना बना देता, जैसे कि कार्यालय में कार्य बहुत था, अतः लंच करने का समय नहीं मिला, या कार्यालय बंद होने के समय सर मीटिंग करने लगे। जबकि उस दिन मैंने रंजना के साथ होटल में लंच कर लिया होता या रंजना के साथ फिल्म देखकर घर आता। मैं देखता कि कार्यालय से मेरे वापस लाए हुए लंच में प्रमीला सब्जी गाय के लिए रख देती
और मेरी लंच बॉक्स की रोटी सेक कर खा लेती। मैं छुपी दृष्टि से प्रमीला को ये सब करते देखता, किंतु मना नहीं करता कि रोटी भी गाय के लिए रख दे। प्रमीला बहुत बचत से घर चलाती, इसलिए ऐसा करती। कोई चीज खराब नहीं होने देती, एक एक दाना संभाल कर रखती। बहुधा हम लोगों को ताजा भोजन देती, स्वयं फ्रिज में रखा बासी भोजन जिसे फेंकना न पड़े वो ही खा लेती। प्रमिला में कोई कमी न थी, किंतु रंजना में न जाने कैसा आकर्षण था कि मैं उसके प्रेम में डूब चुका था। कभी कभी मेरे मन में यह इच्छा भी उठती कि अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर रंजना के साथ शेष जीवन व्यतीत करूं। मैंने अपने परिवार पर ध्यान देना छोड़ दिया था, या कहूं तो रंजना के प्रेम में सब कुछ छोड़ देना चाहता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में ऐसे खूबसूरत दिन भी आएंगे। रंजना को प्रभावित करने के लिए मैं फैशनेबल कपड़े पहनता, महंगे जूते पहनता। कभी प्रमिला पूछ लेती कि ये जूता अच्छा लग रहा है, कितने का है, तो मैं उसे कम पैसे बताता, जबकि जूते महंगे होते। मैं ये जानता था कि मेरी ये जितनी रंगबाजियां थी वो सब प्रमिला के कारण थी। उसके पैसों के सपोर्ट से मैं रंजना के समक्ष पैसे वाला था। समय आगे बढ़ता जा रहा था। रंजना के साथ अब मैं सप्ताह में एक दिन फिल्म तो देखता ही, उसके साथ सभी पर्व मनाता। दुर्गा पूजा के पंडाल भी रंजना के हाथों को अपने हाथों में पकड़े हुए देखने जाता। गणेश चतुर्थी आदि के कार्यक्रम देखने और रंजना को शॉपिंग आदि कराने मैं ही लेकर जाता। मैं रंजना के घर नहीं जाता। मुझे पता था कि उसके बच्चे और उसका पति घर में हो सकते हैं। रंजना से मिलने के लिए मैं अपने एक मित्र के घर के बाहरी कक्ष का प्रयोग करता। वह अपनी पत्नी को बता देता कि हम ऑफिस का काम कर रहे हैं। इस प्रकार रंजना के साथ मुझे लगभग 2 वर्ष होने वाले थे। प्रमीला मुझे अब अच्छी नहीं लगती, उसमें मुझे कोई आकर्षण दिखाई नहीं देता। मुझे बच्चों का उत्तरदायित्व उठाने की भी इच्छा नहीं होती। प्रमीला का सच्चाई, परिश्रम और सादगी से घर चलाना मुझ में चिड़चिड़ाहट उत्पन्न करता। बच्चों से बातें करने का मन नहीं होता। मेरे मन में कार्यालय का काम, प्रमीला का पैसा और रंजना, ये ही तीनों बस चुके थे। छोटी छोटी बातों पर मैं प्रमीला पर गुस्सा करता, बच्चों पर झुंझलाता। बच्चे कहते कि मम्मी, पापा को क्या हो गया है? कुछ नहीं बेटा, कार्यालय में काम अधिक रहता है, इसलिए पापा कभी कभी स्ट्रेस में रहते हैं, कहकर प्रमिला बच्चों को समझा देती। अब तो झुंझलाहट और चिड़चिड़ाहट से बात आगे बढ़ती जा रही थी। मेरी इच्छा होती कि मैं ये घर ही छोड़ दूं। मैंने कोई न कोई बहाना ढूंढकर प्रमिला को गालियां देना प्रारंभ कर दिया। मेरी गालियां सुनकर वह आश्चर्य से मेरा मुंह देखने लगती। मेरी गालियों का कोई प्रत्युत्तर नहीं, कोई विरोध नहीं करती। उसकी आंखों में अश्रु और चेहरा उदास हो जाता। 2-3 दिनों में एक बार मैं प्रमिला से झगड़ने व गाली देने का बहाना ढूंढ लेता। वह रोती और मैं टीवी देखता। कभी उसे चुप कराने या मनाने नहीं गया। मैं तो यही चाहता था कि मेरे और उसके बीच घृणा की दीवार खड़ी हो जाए और वो मुझे छोड़कर चली जाए। रंजना को यहाँ लाने का रास्ता साफ हो जाए, मेरे जीवन से प्रमिला रूपी कांटा निकल जाए। चोरी चोरी छुप कर ऐसा कितने दिनों तक चलता। गर्मियों के दिन थे, प्रमिला का ग्रीष्मावकाश चल रहा था। प्रमिला भले ही घर में होती थी, मुझे तो कार्यालय जाना ही होता था। मेरे और प्रमिला में इतनी दूरियां बढ़ गई थी कि क्या भोजन बनेगा और कौन कौन सी आवश्यक चीजें घर में आएंगी, इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं होती। मैं चाहता था कि कोई बात ऐसी हो जाए कि गुस्से में प्रमिला घर छोड़कर चली जाए। बच्चों का क्या, बच्चे तो किसी प्रकार पल ही जाएंगे। अखबारों में बहुत सारी खबरें ऐसी रहती हैं कि औरतें पति से झगड़ा कर घर छोड़कर चली गई। ऐसी घटनाओं में आरोप भी स्त्री के चरित्र पर ही लगता है। मैं भी यही कह दूंगा कि नौकरी पर जाती थी और वहीं किसी से प्रेम कर बैठी और घर बच्चे छोड़कर चली गई। मैं आराम से ये मामला हैंडल कर लूंगा।
प्रमीला के जाने के पश्चात रंजना मेरे इस घर में बेधड़क आती रहेगी। मैं उससे विवाह नहीं करूंगा क्योंकि उसके पति और बच्चों से मैं उलझना नहीं चाहता। रंजना मात्र मेरी इच्छा पूर्ति के लिए साधन बनकर मेरे जीवन में रहेगी। मैं जीवन को भोगना चाहता था। जिस काम में मुझे खुशी मिले मैं वो करना चाहता था। अभावों में बीता मेरा बचपन, जिसमें किसी ने मुझे खुश रहने के लिए दो पैसे नहीं दिए। युवावस्था में मेरे मित्रों की गर्लफ्रेंड्स होती थी। उनके साथ व्यतीत किए गए पलों को मेरे मित्र मुझसे बताते थे। मैं उस खुशी से वंचित था। रंजना मेरे जीवन में वो खुशी लेकर आई थी। मैंने भी एक दो लड़कियों से मित्रता की, किंतु मेरे पास से पैसे के अभाव में या न जाने किस कारण से वे चली गई। चली भी गई तो मेरी दृष्टि से दूर नहीं, बल्कि मेरे कॉलेज के किन्हीं अन्य लड़कों के साथ मित्रता करके वहीं रहती, मेरे सामने। लड़कियों के इस व्यवहार से मुझे बहुत पीड़ा पहुंचती। शिक्षा पूरी हुई तो मेरे पिता, जो कि एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे, मुझे नौकरी कर लेने के लिए कहने लगे। मैं कहीं से आता तो वे पूछते, मिल गई नौकरी? उनकी बात सुनकर मैं निरुत्तर हो जाता। दिन रात परिश्रम कर, दौड़ धूप कर मुझे ये प्राइवेट नौकरी मिल पाई। अच्छी कंपनी थी, सबसे बढ़कर मेरे अपने शहर में थी। किसी दूसरे शहर में ये नौकरी होती तो रहने का, भोजन का खर्च करने के उपरांत मेरे पास कुछ न बचता। जो भी हो, मेरे माता पिता मेरी इस नौकरी से संतुष्ट थे। वे खुश थे तो मैं भी खुश था। मेरी माँ अपनी एक इच्छा पूरी करना चाहती थी। वो इच्छा थी मेरे विवाह की। उन्होंने अपने मायके के घर के समीप रहने वाली सुशील, सुघड़ और शिक्षित प्रमीला से मेरा विवाह कर दिया। प्रमीला देखने में भी आकर्षक थी और मुझे भी पसंद थी। समय आगे बढ़ा और मुझे इस बात का आभास भी न था कि एक दिन माता पिता का साया सिर से उठ जाएगा। मेरे दोनों बच्चे छोटे थे, यही कोई 2 और 3 वर्ष के। उस समय प्रमीला मेरा सहारा बन गई थी। वो दुख भरे दिन प्रमीला को देखते हुए कट गए थे। प्रमीला ने कितने कठिन परिश्रम से नौकरी प्राप्त की। कुछ पैसे घर में अतिरिक्त आने लगे। प्रमीला ने घर, बाहर व बच्चे सब कुछ संभाल लिए तो मैं जीवन आजादी से जीने लगा। अब मेरे जीवन को रंजना पूरी तरह से रंग चुकी थी। ग्रीष्मावकाश के समय प्रमीला घर पर ही रहती। मैं कार्यालय जाता तो वो मेरे लंच आदि का प्रबंध समय पर कर देती। मैं कार्यालय तो जाता ही, कभी कभी बीच बीच में कार्यालय के नाम पर घर से निकलता और रंजना के साथ पूरा दिन किसी होटल में व्यतीत करता। मैं कार्यालय के लिए तैयार हो रहा था। इस बीच रंजना का फोन आ गया। फोन लेकर मैं दूसरे कमरे में चला गया ताकि हमारी बात प्रमीला न सुन सके। रंजना घर में बहुत कम फोन करती है। आज तक एक दो बार ही किया होगा। कार्यालय में बात हो ही जाती है। घर में क्यों फोन किया? कार्यालय आ तो रहा हूँ। दूसरे कमरे में जाकर मैंने धीमे स्वर में कहा, मैंने इसलिए फोन किया कि आज मैं कार्यालय नहीं आऊंगी। मेरा आदमी बाहर गया है। आना चाहो तो तुम घर आ जाना। रंजना ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मैं घर में कार्यालय बताकर ही निकलूंगा और तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मैं भी आज छुट्टी ले लेता हूँ। कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। कमरे से बाहर आकर मैं सामान्य होकर कार्यालय के लिए तैयार होने लगा। किसका फोन था? काम करते करते प्रमीला ने पूछा। ऑफिस से नरेंद्र का था, मैंने हल्के से कहा। तो दूसरे कमरे में जाकर धीमे स्वर में बात करने की क्या आवश्यकता थी? प्रमीला ने कहा। मैं चुप रहा और प्रमीला भी काम में लग गई। मैंने देखा कि प्रमीला का चेहरा पसीने से तर था। वह बार बार आंचल से पसीना पोंछ रही थी। गर्मी भी बहुत थी। गर्मी है तो मैं क्या करूं? प्रमीला की हालत से मुझे क्या लेना देना? लंच तैयार है? मैंने प्रमीला से पूछा। हाँ, डाइनिंग मेज पर रखा है, प्रमीला ने कहा। मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा सा नाश्ता खाया और शेष प्लेट में छोड़ दिया। कार्यालय का बैग लेकर बाहर निकल गया। मैंने महसूस किया कि प्रमीला मेरी ओर देख रही है। कदाचित मैं उससे कुछ कहूं, किंतु मुझे प्रमीला से कुछ नहीं कहना था, बल्कि मैं तो यही चाहता था कि प्रमीला मेरे घर में न रहे।
मैं उससे इस प्रकार झगड़ा करूं, उसको चरित्रहीन कहूं, उसे इतनी भद्दी-भद्दी गालियां दूं कि वो घर छोड़कर कहीं भी चली जाए, मेरी दृष्टि से दूर हो जाए। मेरी और रंजना की बात जो धीमे स्वर में मैंने दूसरे कमरे में जाकर की थी, बच्चों ने सुन ली थी। उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई। बच्चों की बात सुनकर प्रमीला ऐसे सामान्य रही कि मुझे पता ही नहीं चला कि उसके हृदय पर वज्रघात हो गया है, जिससे उसका हृदय तार-तार हो चुका है। मैं कार्यालय चला गया। लंच और कार्यालय की फाइलों वाला बैग लेकर ऐसे निकला जैसे मैं कार्यालय जा रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा भी आभास नहीं था कि प्रमीला को मुझ पर किसी स्त्री से अवैध संबंध रखने की जानकारी थी, किंतु वह इस बारे में श्योर नहीं थी, अतः मुझसे कभी भी इस बारे में बात नहीं की। किंतु आज मेरा व्यवहार ऐसे होने के पश्चात प्रमीला बच्चों को बताकर चेहरा ढांक कर मेरे पीछे निकली और मेरे स्कूटर के पीछे रिक्शा करके चल पड़ी। मेरा स्कूटर रंजना के घर की ओर चल पड़ा। मैंने रंजना के घर के सामने स्कूटर रोका, रंजना को फोन मिलाया। कदाचित रंजना मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने तुरंत दरवाजा खोला और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर खींच लिया। वह खूबसूरत लग रही थी। मैं अंदर आ गया। रंजना के बच्चे स्कूल गए थे। कुछ ही देर में मैं रंजना के साथ उसके सोफे पर प्रेम पूर्वक बैठा था। कुछ ही देर में प्रमीला ने रंजना के घर का दरवाजा खटखटाया। कौन? रंजना ने अंदर से पूछा। मैं हूं। मुझे राजीव ने यहाँ बुलाया है। ऑफिस का एक कागज देना है, प्रमीला ने अपना स्वर बदलते हुए कहा। मैं थोड़ा सा चौंक पड़ा कि कौन हो सकता है जो मुझे कार्यालय का पेपर देना चाहता है। मैंने रंजना को दरवाजा खोलने का संकेत कर दिया और स्वयं अस्त व्यस्त बिना शर्ट के बैठा रहा। हो गया? सेक्स कर लिया? कितने पैसे दिए मेरी कमाई से इसे? तुझे तो इतने मिलते नहीं है कि तू ठीक से घर चला सके। बिना पैसे लिए ये अपना शरीर भी तुम्हें छूने नहीं देती होगी। प्रमीला बड़े आराम से बात कर रही थी। कुतिया कमीनी, तू यहाँ भी चली आई? मैं जोर से चीखा और प्रमीला को मारने के लिए दौड़ा। आ जाइए सर, इसके कार्यालय का काम देख लीजिए। घर में हमसे कार्यालय जा रहे हैं, बोल कर आया है। प्रमीला के इतना कहते ही एक पुलिसकर्मी जो देखने में दरोगा लग रहा था, अंदर आ गया। उसने अपने मोबाइल से रंजना के घर व उस कमरे को कवर करते हुए सोफे पर बेतरतीब बैठे हुए मेरा वीडियो बनाया। मेरी गालियां उसने पहले ही रिकॉर्ड कर ली थी। तो तू क्या समझा कि तू रंडीबाजी करेगा और मैं कुड़ कुड़ कर रो रो कर तुझसे झगड़ा करूंगी और तू मुझे इस बाजारू औरत के लिए मारेगा? जब तू गालियां देता था, बिना किसी बात के बहाना ढूंढकर मेरे ऊपर हाथ उठाता था, मैं चुप रहती थी। बच्चों की शिक्षा, उनका भविष्य मुझे देखना था। एक बाजारू औरत के लिए मैं अपने घर में अशांति नहीं चाहती थी। मुझे बहुत पहले से शक था कि तू किसी देह व्यापार करने वाली औरत पर पैसे लुटा रहा है। फिर भी मैं अनजान बनने का ढोंग करती रही। फिर मैंने सोचा कि मैं बच्चों को क्या शिक्षा दे रही हूँ। यही कि यदि दुर्भाग्यवश किसी का पुरुष चरित्रहीन से जीवन बंध जाए तो उसके साथ पूरा जीवन नरक में व्यतीत कर दें। नहीं, कदापि नहीं। नरक में नहीं व्यतीत करना है। अपना मार्ग स्वयं बनाओ, आत्मनिर्भर बनो, अपने अधिकारों को जानो और उन्हें प्राप्त करने के लिए संघर्ष करो। विद्यालयी शिक्षा के साथ मैं बच्चों को ये शिक्षा भी देना चाहती हूँ, कहकर प्रमीला चुप हो गई। दरोगा जी, मैं पुलिस चौकी पर आ रही हूँ। इस आदमी के खिलाफ एफआईआर लिखवाना है। इससे तलाक भी चाहिए मुझे। अभी प्रमीला इतना ही बोल पाई थी कि दरवाजे पर रंजना का पति दिखाई दिया। मैं किसी अपराधी की भांति उसी प्रकार सोफे पर बैठा था। रंजना के पति को देखते ही मैं अपने कपड़े ठीक करने लगा। कपड़े ठीक करने की क्या आवश्यकता है? इसे भी तो पता चले कि उसकी पत्नी के साथ किस अवस्था में तुम पकड़े गए हो। प्रमीला ने रंजना के पति की ओर संकेत करते हुए कहा। मैं प्रमीला का ऐसा रूप पहली बार देख रहा था। मेरे लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग वो पहली बार कर रही थी। चलिए साहब, चौकी चलते हैं। इसको इसी दशा में एंजॉय करने दीजिए। इसी के साथ एंजॉय के लिए
यह मुझे मारता था और गालियां तो मेरे लिए जैसे इसके होठों पर रखी रहती थी, प्रमीला ने कहा और कमरे से बाहर निकल गई। रंजना का आदमी घर में से एक डंडा उठा लाया। साली कमीनी, सब कुछ देने के बाद किसी और मर्द को घर में बुलाती है, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। कहते हुए उसने एक डंडा खींचकर रंजना की पीठ पर मारा। रंजना रोने लगी। उसके पति ने डंडा फेंक दिया और स्वयं रोने लगा। बच्चे रंजना के पति के पास आकर बैठ गए और पिता को चुप कराने लगे। बच्चों के नेत्रों में मां के लिए घृणा दिख रही थी। बच्चे सब कुछ समझ चुके थे। मैं वहां से तुरंत भागा। सड़क पर स्कूटर चलाते हुए सोच रहा था कि मैं इस समय कहाँ जाऊं। कुछ नहीं सूझा तो मैंने स्कूटर कार्यालय की ओर मोड़ दिया। कार्यालय में सभी मुझे आश्चर्य से देख रहे थे। एक आध ने पूछा भी, तुम तो आज छुट्टी पर हो, यहाँ कैसे? मैंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप ऑफिस में बैठा रहा और यही सोच रहा था कि घर में कैसे जाऊंगा। बच्चों को भी सब कुछ पता चल गया होगा, उनसे दृष्टि कैसे मिलाऊंगा। फिर भी कार्यालय बंद होने के पश्चात घर गया। प्रमीला रसोई में थी, सामान्य होकर घर के काम कर रही थी। लगभग घंटे भर पश्चात प्रमीला मेरे पास आई। बच्चे भी उसके साथ थे। मुझसे इतनी नफरत थी, पहले बताते। बहुत दिनों से मारना और भद्दी भद्दी गालियां देना उसके लिए। क्यों? तलाक के पेपर तैयार हो रहे हैं, कल तक मिल जाएंगे। मुझे कुछ पैसे दोगे तुम, ताकि मैं बच्चों की शिक्षा और घर ठीक से चला सकूं। तुम अपना सामान लेकर चाहो तो ये घर अभी छोड़ सकते हो। प्रमीला ने बड़े ही शांत स्वर में कहा। मैं मैं सॉरी प्रमीला, मैंने धीमे स्वर में कहा। नहीं, मुझे सॉरी नहीं चाहिए। तुम्हें जो कुछ चाहिए वो यहाँ से ले लो। मुझसे ज्यादा बातें न करो। कल तलाक के पेपर तैयार हो जाएंगे, फैमिली कोर्ट में चलकर हस्ताक्षर कर देना। कहकर प्रमीला उठकर अंदर कमरे में चली गई। मैं ड्राइंग रूम में बैठा था। आवाज से पता चल रहा था कि प्रमीला बच्चों को भोजन करा रही थी। तुम भी कुछ खा लो मम्मी, मेरी बेटी अपनी माँ से कह रही थी। रो क्यों रही हो मम्मी? और मार खानी है, गालियां खानी है, इसके बदले पैसे भी देने हैं। सब ठीक हो जाएगा। जब कुछ टूटता है तो थोड़ी सी आवाज होती है, इसे नॉर्मल लीजिए। सुबह उठना है, काम पर जाना है, कोर्ट भी जाना है। मेरा बेटा प्रमीला को समझा रहा था। प्रमीला ने कदाचित अंदर के कमरों में सबके सोने का प्रबंध कर दिया था। बेटी तो प्रमीला के कमरे में सोती है, बेटा अपने स्टडी रूम में। जाओ बेटा, बाहर के दोनों दरवाजों में इंटरलॉक लगा दो, जैसे प्रतिदिन लगता है, प्रमीला ने बेटे से कहा। बेटा आया और दरवाजे को इंटरलॉक से बंद कर चाबी वही मेज पर रखकर चला गया। मेरा मन थोड़ा व्याकुल था, किंतु रंजना की याद आ रही थी, यह सोचकर कि उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। मेरे घर में कदाचित सब सो गए थे, किंतु मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे प्रमीला के दुख का नहीं, बल्कि रंजना की चिंता थी। सबके सो जाने के पश्चात मैंने रंजना को फोन पर दो छोटी छोटी मिस कॉल दी। पलटकर रंजना का फोन आया। क्यों फोन किया? रंजना के स्वर में रोष था। रंजना, तुम साहस से काम लेना। मैं प्रमीला को तलाक देते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मात्र 1-2 दिन की बात है, मैंने रंजना को समझाते हुए कहा। हाँ हाँ, मैं तो आई थी तुमसे खाने के लिए कहने। यहाँ तो बाजारू औरत को मरहम लगाया जा रहा है। घर वालों पर गाज गिराकर, सन्नाटा देखकर फोन पर धीमे स्वर में इश्कबाजी हो रही है। प्रमीला दरवाजे पर बेटे के साथ खड़ी थी। बेटा कदाचित मेरी और प्रमीला के बीच हुई सारी बातें सुन चुका था। चलिए मम्मी, आपके नेत्रों से जिसके लिए अविरल अश्रु की धारा बह रही है, वह आपकी तरफ देख भी नहीं रहा। अब इनसे यही कहना है कि चुपचाप घर छोड़कर चले जाएं। शेष कानूनी बातें कल कोर्ट में होंगी। बेटा मां को समझाते हुए भीतर लेकर चला गया। बेटे और पत्नी की बात सुनकर मैं उठा और दनाता हुआ घर से बाहर निकल गया। घर से थोड़ी दूर पैदल चलने के पश्चात सोचा कि रंजना भी अपने पति से अलग होने के बारे में सोच रही होगी। मुझे उसके पास जाना चाहिए। रंजना को सांत्वना देने के लिए मैं उसके घर चला गया। मैं सोच रहा था
कि रंजना मेरे लिए रो रही होगी। मुझे उसे चुप कराना है। दरवाजा खटखटाते ही रंजना का पति बाहर निकला। ये देखो रंजना, ये कमीना कुत्ता फिर से आ गया। मुझे देखते ही रंजना का पति चिल्लाया। पति की आवाज सुनकर अंदर से रंजना निकली। उसके हाथ में एक डंडा था और चेहरा क्रोध से लाल। मैं उल्टे पैर वहां से भागा। मुझे बाजारू औरत समझ रखा है क्या? दोबारा दिखाई न देना कमीने। पीछे से रंजना की आवाज आई। मैं भागा जा रहा था, निरुद्देश्य, बिना किसी ठोर ठिकाने के। अभी आप सब सुन रहे थे हिंदी साहित्य जगत की जानी मानी लेखिका नीरजा हेमेंद्र द्वारा लिखी हुई कहानी वो जीत थी या हार। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।